तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई मूवी द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो को। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 जो कि सही ही है। इस मूवी में हमें एक मरी हुई लड़की की ऑटोप्सी में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में दिखाया गया है। अब लड़की की ऑटोप्सी में क्या अजीब चीजें होती हैं ये हम मूवी में देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक क्राइम सीन को दिखाया जाता है जहां एक पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस जगह की छानबीन कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां घर के बेसमेंट में एक लाश मिलती है। वो डेड बॉडी एक लड़की की होती है जो कि जमीन के अंदर बिना कपड़ों के गड़ी हुई थी। उसमें से एक लेडी ऑफिसर बताती है कि घर के बाहर से अंदर कोई भी नहीं आया, बल्कि ऐसा लगता है कि घर के अंदर रहने वाले लोग बाहर निकलना चाह रहे थे। अब लड़की की डेड बॉडी की कोई भी पहचान नहीं मिल पाती, इसीलिए ऑफिसर उसका नाम जेन डो रख देते हैं। इसके बाद सीन कट होकर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक जली हुई डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। उन दोनों में बाप बेटे का रिश्ता होता है। पिता का नाम टॉमी और बेटे का नाम ऑस्टिन होता है। उनकी फैमिली हमेशा से ही ऑटोप्सी के ही काम में थी, इसीलिए उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में ही ऑटोप्सी रूम बना रखा था। ऑस्टिन अभी इस काम में नया ही था, तो उसके पिताजी उसे काम की बारीकी को समझा रहे होते हैं। तभी वहां पर ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा आती है। एमा और ऑस्टिन का मूवी देखने का प्लान था, इसीलिए वो उसे लेने के लिए आई थी। एमा उसके यहाँ पहली बार गई थी, तो वो उसके घर को एक्सप्लोर करते हुए ऑटोप्सी रूम पहुंच जाती है। एमा वहां रखी डेड बॉडी देखने की क्यूरियोसिटी दिखाती है, तो ऑस्टिन उसे एक डेड बॉडी दिखाता है। एमा नोटिस करती है कि डेड बॉडी के पैर में छोटी सी घंटी बंधी हुई थी। वो इस बारे में पूछती है तो टॉमी बताता है कि पहले के जमाने में लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि इंसान मर गया है या कोमा में है, इसीलिए लोग उसके पैरों में घंटी बांध देते थे ताकि अगर इंसान जिंदा हो तो उसके हिलने पर घंटी बच जाएगी। फिर यही चीज एक रिचुअल बन गई और मैं थोड़ा धार्मिक आदमी हूँ, इसीलिए इस रिचुअल को अभी भी फॉलो करता हूँ। अब ये सब हो जाने के बाद ऑस्टिन और एमा बाहर जाने के लिए लिफ्ट तक जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर शेरिफ एक डेड बॉडी लेकर आ जाते हैं। वो डेड बॉडी जेन डो की ही होती है। ऑस्टिन को लगता है कि उसे डैड की हेल्प के लिए रुकना चाहिए, इसीलिए एमा को वो कुछ घंटे बाद वापस आने को कह देता है। शेरिफ बोलता है कि उसे जेन डो की ऑटोप्सी रिपोर्ट कल सुबह तक किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि जो क्राइम सीन हुआ था वो काफी चर्चा में आ चुका था और इस जेन डो की डेड बॉडी का कोई भी कनेक्शन उस क्राइम सीन से मैच नहीं हो रहा था। अब ऑस्टिन और टॉमी जेन डो की ऑटोप्सी करना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि उसकी बॉडी पर चोट का कोई भी निशान नहीं है। जब वो उसकी आंखों को चेक करते हैं तो वो ग्रे कलर की होती हैं। टॉमी बताता है कि आंखों का कलर ऐसा तभी होता है जब किसी इंसान को मरे हुए काफी दिन या साल बीत जाते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उसकी कलाई और पैर की हड्डियां टूटी होती हैं और उसकी जीभ भी कटी होती है और एक मोलर टूथ भी गायब होता है। उसकी कमर भी नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा पतली होती है। लड़कियों की ऐसी कमर होना काफी पहले देखा जाता था, क्योंकि वो एक तरह की ड्रेस पहनती थी जिसकी टाइटनेस की वजह से कमर बहुत पतली हो जाती थी। अब टॉमी उसके इंटरनल पार्ट्स चेक करने के लिए उसे काटने का सोचता है। वो जैसे ही नाइफ उठाता है तो वहाँ लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती हैं और वहाँ रखे हुए रेडियो में अपने आप से ही फ्रिक्वेंसी चेंज होकर एक गाना बजना शुरू हो जाता है। वो दोनों इन चीजों को इग्नोर करते हैं और बॉडी काट देते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि उसके लंग्स एकदम जले होते हैं। उसके हार्ट और बॉडी के अंदर कई तरह के कट्स लगे होते हैं जो कि बिना बॉडी काटे करना काफी इम्पॉसिबल था, बट उसके ऊपर से किसी भी तरह के काटे जाने का निशान नहीं था। ये सब चीजें उन्हें काफी कंफ्यूज कर रही होती हैं। तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज आती है। वो बाहर जाकर चेक करने जाते हैं तो टॉमी को अपनी पालतू बिल्ली मरी हुई मिलती है। टॉमी को इससे काफी दुख होता है क्योंकि वो उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से ऑटोप्सी करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो और कटिंग करते हैं तो उसकी बॉडी में से उन्हें एक जिम्सन वीड नाम का फ्लावर मिलता है। वो एक तरह का जहरीला फूल था जिसके खाने से पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तभी रेडियो में न्यूज आने लगती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा तूफान आने वाला है। ऑस्टिन को चीजें काफी अजीब फील हो रही होती हैं, तो वो टॉमी से बाकी ऑटोप्सी कल करने को कहता है, लेकिन वो ऑस्टिन की बात नहीं सुनता और ऑटोप्सी करना फिर से शुरू कर देता है। अब उसे उसकी बॉडी के अंदर से कपड़े का टुकड़ा मिलता है और उसी के अंदर जेन डो का मिसिंग मोलर टीथ भी मिलता है। उस कपड़े में एक अलग ही तरह की आर्ट बनी हुई थी। टॉमी नोटिस करता है कि जेन डो की इंटरनल बॉडी की स्किन पर भी वैसे ही आर्ट बनी हुई थी। वो देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी रेडियो पे फिर से वही गाना बजना शुरू हो जाता है और वहाँ की सारी लाइट्स फूटकर बंद हो जाती हैं। वो लोग डर के मारे वहाँ से निकलने का सोचते हैं, बट लिफ्ट काम नहीं कर रही होती है और पेड़ गिर जाने की वजह से डोर जाम हो जाता है और उनके फोन्स भी डेड हो जाते हैं।
वो लोग भागकर एक रूम में जाते हैं और वहाँ के लैंडलाइन से शेरिफ को कॉल करते हैं। कॉल लग तो जाती है बट नेटवर्क वीक होने की वजह से बात नहीं हो पाती। वो लोग जेन डो के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी कोई अनजान चीज टॉमी पर हमला कर देती है जिससे कि उसे काफी चोट आती है। अब उन दोनों को समझ आता है कि जब से जेन डो की बॉडी वहाँ आई है तब से ही सब गड़बड़ शुरू हुई है और उसकी बॉडी में अजीब चीजों का मिलना ये बताता है कि वो कोई सिंपल डेड बॉडी नहीं है। अब वो दोनों उसकी डेड बॉडी को जलाने का सोचते हैं। जब वो दोनों वापस ऑटोप्सी रूम जाते हैं तो देखते हैं कि जेन डो के अलावा वहाँ पर सारी डेड बॉडीज गायब होती हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं बट फिर जेन डो की डेड बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। उसकी डेड बॉडी पर आग लग तो जाती है पर वही आग पूरे रूम में ही फैलने लगती है, तो उन्हें फिर आग को बुझाना पड़ जाता है। जब आग बुझ जाती है तो देखते हैं कि उसकी बॉडी पर आग का कोई भी असर नहीं हुआ होता है और वो वैसे ही एकदम क्लीन होती है। तभी उन्हें लिफ्ट के चलने की आवाज आती है तो वो लोग लिफ्ट में जाकर वहां से निकलने लगते हैं। लिफ्ट बंद होने ही वाली होती है तभी उन्हें वहां उसी घंटी की आवाज आना शुरू हो जाती है जिसे वो लोग डेड बॉडी पर बांधते थे। टॉमी डर के मारे एक कुल्हाड़ी लेकर उस घंटी की आवाज की तरफ मारता है। जब वो लिफ्ट के बाहर निकल के देखते हैं तो वो कोई डेड बॉडी नहीं बल्कि ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा होती है। वो वहां दोबारा ऑस्टिन को लेने के लिए आई हुई थी बट उनके भ्रम की वजह से वो मारी जाती है। ऑस्टिन अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है पर टॉमी उसे दोबारा लिफ्ट के अंदर ले जाता है बट लिफ्ट फिर से बंद हो जाती है और वो लोग उसी में फंस जाते हैं। अब उन लोगों को लगता है कि उन्होंने जेन डो की बॉडी को काटकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर हम ये पता कर लें कि वो मरी कैसे तो शायद हमें उसको रोकने का आइडिया मिल जाएगा और हम बच जाएंगे। इसीलिए वो दोनों लिफ्ट से निकलकर ऑटोप्सी रूम की तरफ जाने लगते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें काफी ज्यादा धुआं नजर आता है और उसी धुएं में कोई अनजान चीज टॉमी पर फिर से हमला कर देती है, लेकिन ऑस्टिन कैसे भी करके उन्हें बचाकर ऑटोप्सी रूम ले आता है। अब वो लोग जेन डो की ब्रेन को चेक करते हैं जो कि एकदम नॉर्मल होता है। वो ब्रेन के टिश्यूज को चेक करते हैं तो उसके सेल्स अभी भी काम कर रहे होते हैं बट मरने के बाद ऐसा होता नहीं है। तब उन्हें पता चलता है कि जेन डो अभी भी जिंदा है। उसकी चीर फाड़ कर देने के बाद भी उसे किसी तरह की एनर्जी जिंदा रखे हुए है। अब यहाँ पर जेन डो के राज खुलना शुरू होते हैं। जो कपड़ा जेन डो की बॉडी के अंदर मिला था वो उसे अच्छे से एग्जामिन करते हैं। उस कपड़े में लेविटिकस 20:27 1693 17 सेंचुरी नॉर्थ ईस्ट न्यू इंग्लैंड लिखा हुआ था। टॉमी उसी साल से रिलेटेड एक बुक में पढ़ता है कि 1693 में सेलम विचेस ट्रायल्स किए जाते थे जिसमें कि लड़कियों को विच मानकर उनको बुरी तरह से पनिश किया जाता था। वो लोग लड़कियों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे और उसी में कई इनोसेंट लड़कियां भी मारी गई थीं। तब ऑस्टिन और टॉमी को समझ आता है कि जेन डो की मौत अभी नहीं बल्कि 17वीं सेंचुरी में उन्हीं विच ट्रायल्स में हुई थी। सेलम विच ट्रायल्स में जो रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे वो बहुत ही ज्यादा गलत थे जिसकी वजह से जेन डो अब सच में एक विच बन चुकी थी और इसीलिए वो अब तक जिंदा थी क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ था वो उसका बदला लेना चाहती थी। तब उन दोनों को समझ आता है कि उसके साथ उन्होंने जो भी चीड़-फाड़ की है वो सब फील कर रही थी, इसीलिए वो उन्हें भी वही सेम फील कराना चाह रही थी जैसे उन्होंने उसके साथ किया। जेन डो के साथ जो भी गलत करता था वो उसे उसी तरीके से मार डालती थी, इसीलिए वो टॉमी को धीरे धीरे करके उसे भी मार रही थी। हम ये कह सकते हैं कि जेन डो का अब ये रिचुअल बन चुका था। टॉमी समझ जाता है कि वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगी। वो जेन डो के कान में बोलता है कि वो भले ही उसे मार डाले पर उसके बेटे को छोड़ दे। वो एक तरह से अपनी जान सेक्रीफाइस करके ऑस्टिन को बचाना चाह रहा था। उसके बाद ऐसा होने भी लग जाता है। अब टॉमी की भी कलाई और पैर की हड्डियां ठीक वैसे ही टूटने लग जाती हैं जैसी उसकी टूटी हुई थी और अंदर ही अंदर उसके सारे ऑर्गन्स खराब होने लग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जेन डो फिर से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। उसके चीर फाड़ के जितने भी घाव थे वो अपने आप ही सही होने लग जाते हैं। जेन डो की बॉडी एकदम नॉर्मल बॉडी हो जाती है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। बट टॉमी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। वो अपने बेटे से खुद को ही मारने को कहता है। ऑस्टिन दिल पर पत्थर रखकर अपने डैड को मार देता है ताकि वो इस तरह से सफर ना करें। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अपने ही हाथों से पिता को मारना कोई छोटी बात तो नहीं थी। वहाँ पर अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी ऑस्टिन को शेरिफ की आवाज सुनाई देती है। वो डोर के पास जाके उसे खोलने की कोशिश करता है पर तभी शेरिफ वही गाना गुनगुनाने लगता है जो रेडियो में खुद से बजना शुरू हो जाता था। ऑस्टिन समझ जाता है कि वो सच नहीं बस हेलुसिनेशन है। तभी अचानक से उसके सामने टॉमी की लाश आ जाती है जिसे देखकर वो डर जाता है और सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
अगले दिन वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है। शेरिफ को सेम वैसा ही क्राइम सीन दिखता है जैसे कि शुरुआत में उसने देखा था और वहाँ पर जेन डो की बॉडी एकदम सही सलामत रखी होती है, जैसे उसके साथ कभी कुछ किया ही ना गया हो। शेरिफ समझ जाता है कि डेड बॉडी में ही गड़बड़ी है, तो वो ऑफिसर से कहकर इसे शहर से कहीं दूर ले जाने को बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि जेन डो की डेड बॉडी गाड़ी में आदमी लेकर जा रहे होते हैं। तभी गाड़ी के रेडियो में वही गाना बजने लगता है जो रेडियो में अपने आप बजना शुरू हो जाता था। और फिर लास्ट सीन में हमें जेन डो की पैरों की उंगलियां हिलती हुई दिखाई जाती हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जेन डो के साथ जो भी टॉर्चर किया गया था उस हादसे ने उसे काफी ज्यादा झंझोर कर रख दिया था। इसीलिए वो अब सच में एक विच बन गई थी और वो हर उस इंसान से बदला लेती थी जो भी उसके साथ गलत करता था। अगर हम बात करें कि उसकी ऊपरी बॉडी पर कभी कोई निशान क्यों नहीं थे, वो इसलिए क्योंकि जब भी वो किसी को मारती थी तो वो अपनी ऊपरी बॉडी को हील कर लेती थी। ये एक तरह का उसका प्रोसेस था जिससे कि वो मरी होकर भी एकदम फ्रेश बॉडी लगती थी। ईयर 1692 टू 1903 के बीच में सेलेम विचेस ट्रायल्स हुए थे जिनमें कि कई लड़कियों को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, बट बाद में पता चला था कि सारी लड़कियां इनोसेंट थीं। बट जेन डो के मरने पर उसके अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी, इसीलिए वो अब तक मर के भी जिंदा थी और हर किसी से बदला ले रही थी। तो ये था एक्सप्लेनेशन द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।